हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए भूगोल जियोग्राफी का एक वायरल पेपर। कल आप सभी का 26 फरवरी को भूगोल का पेपर है और 70 में 70 की आप लोगों की मैं तैयारी कराना चाहता हूं, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर लेकर आओ। ये पेपर है स्टूडेंट आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ और इस पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। हर एक प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और प्लीज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत करता हूं आप सभी के लिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। 900 आर के ये पेपर का कोड है। पेपर का कोड कवर पेज में लिखना जरूरी होता है। मैंने कवर पेज भरना सिखा भी दिया है और आप लोग भैया हिंदी और अंग्रेजी का पेपर दिए होंगे, जानते होंगे कैसे कवर पेज भरना होता है। अनुक्रमांक और नाम अपना लिख लीजिएगा। नए पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न पत्र है, नया पेपर रहेगा आपका। 70 नंबर के पूर्णांक के साथ में पूरा भूगोल का पेपर आता है। समय आपको वही दिया जाएगा जो हर एक सब्जेक्ट में दिया जाता है, 3 घंटे 15 मिनट का। नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट अच्छे से पेपर को पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ने के लिए आपको भैया 15 मिनट अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ लोगे तो आपको जो प्रश्न नहीं आता होगा वो भी आ जाएगा, क्योंकि 15 मिनट अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बाद में टाइम नहीं मिलता है। निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए वो अनिवार्य है। और दूसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 23 तथा 24 विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र कार्य से संबंधित आपका प्रश्न रहने वाला है। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित जो अंक है उनके सम्मुख अंकित रहेगा। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो ये निर्देश आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम में पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैं पहले आपको निर्देश पढ़कर बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रंट पेज काफ़ी स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बाद में उनको जो है भुगतना पड़ता है। 1 नंबर का ये प्रश्न है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किसने किया है? फ्रांस वासियों ने, स्पेन वासियों ने, ब्रिटेन वासियों ने, अमेरिका वासियों ने। तो भैया पहले नंबर का जो सी विकल्प हो जाएगा, ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में जो चाय, जिसे भारत में जो चाय है असम में उगता है और जो श्रीलंका में चाय के बागानों को इन्होंने ही विकसित किया। तो पहले का सी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यानी जो प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है किस राज्य में है? ठीक है, असम में है, बिहार में है, राजस्थान में, तमिलनाडु में। अभी तो मैंने बताया आप लोगों को असम में स्टूडेंट। ठीक है, असम में चाय भी है, असम में तेल, दो प्रमुख तेल क्षेत्र भी है। ठीक है, और उसके बाद में गुजरात, राजस्थान में भी है, याद रखिएगा, लेकिन फर्स्ट पर आपको असम को ही रखना है। तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया है? यानी निम्नलिखित में वो कौन विद्वान है जिन्होंने इस परिभाषा को दिया है? 3 नंबर प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा बी हो जाएगा, एलएनसी सैंपल हो जाएंगी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? यानी कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती है, बुनाई है, व्यापार है या आखेट है? तो चौथा नंबर जो प्रश्न इसका सी विकल्प हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। पांचवा प्रश्न है, रुको और जाओ नव निश्चयवाद जाना जाता है। देखिए, जो रुको और जाओ नव निश्चयवाद है ये जाना जाता है पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद या प्रत्यक्षवाद। तो पांचवे का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, रुको और जाओ को नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। ग्रिफ्थ टेलर जो कि ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद हैं, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया है। 5 नंबर का सी विकल्प सही हो जाएगा। और अभी स्टूडेंट मुझे जो है बहुत खुशी हो रही है आपको बताने की, जो मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ाया था, हिंदी में पढ़ाया था, उसके बाद में जो है अर्थशास्त्र में, इतिहास में, इंग्लिश में जो पढ़ाया था, सभी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बच्चों का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो पेपर में आया था। वो काफ़ी अच्छा जो है पेपर उन सभी का गया था। अभी मैंने जो है भूगोल के तत्पश्चात जो है मैंने किसकी तैयारी कराई थी? समाजशास्त्र की। तो उसमें भी काफ़ी बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा पूरा ही पेपर हलवा की तरह आया था, जिस तरीके से मैंने तैयारी कराई थी। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे, जो आपके भाई बहन या कोई भी पढ़ता होगा रिलेटिव हमसे, ठीक है, समाजशास्त्र की तैयारी, तो उनकी जो पेपर है बहुत ही बेस्ट तरीके से गया है। अभी मैं देख रहा था, अभी मैंने पेपर भी मंगवाया तो उसका भी सॉल्यूशन भी आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? चीन, भारत, इंडोनेशिया, चिली। तो 6 नंबर का डी हो जाएगा, चिली हो जाएगा सही उत्तर। 7वां प्रश्न है, कोची पत्तन स्थित है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा में या केरल में? तो कोच जो पत्तन स्थित है ये केरल में है। ठीक है, पतन यानी बंदरगाह को कहा जाता है। आपका 7 नंबर का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या दिया है,
देखिए 8 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय के, और ये रहा 8वां प्रश्न। दिया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, तो बिहार हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। 8 नंबर का भी, यानी 8 नंबर का भी विकल्प सही हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ पर भी कंफर्म हो जाएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। सभी को पता होगा 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है। उत्तर देखिए भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, उत्तर आप देख सकते हो। 10 नंबर प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति। ये जनसंख्या जो वितरण है इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। 11 नंबर प्रश्न है मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है। उत्तर देखिए मानव विकास का विचार, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण को जो संकल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है, ये इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि भैया 4 जो प्रमुख घटक हैं, इसके बाद में स्तंभ भी पूछे जाएंगे। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाएगा, तो समझ लीजिए यही है। ठीक है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, जो आपका तीसरा चैप्टर है मानव जो है विकास है भूगोल का, इससे लिया गया प्रश्न है। 12 नंबर जो प्रश्न है कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। उत्तर देखिए कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल को ग्रामीण व नगरीय बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट, पेय, इसमें और है प्रश्न का उत्तर। पेय पदार्थों, यहाँ पर देखिए पेय पदार्थ चाय, कहवा, कोको, भोजन, प्रसंस्करण, चक्कर जो है शक्कर, आचार, वनस्पति घी, रबड़ आदि उद्योग इसके उदाहरण है कृषि आधारित उद्योग की। अब आ जाइए 13 नंबर प्रश्न में। देखिए पूछा क्या गया स्टूडेंट, तृतीय क्रियाकलापों के 4 उदाहरण दीजिए। 2 नंबर इसमें दिया जाएगा। उत्तर है व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवाएं, ये तृतीय क्रियाकलाप के 4 उदाहरण हैं। 14 नंबर प्रश्न है भारत के किन्हीं 2 राज्यों में जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है। उत्तर देखिए जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान के अत्यंत उष्ण एवं राजस्थान के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के अत्यंत शीत तथा मेघालय के अत्यंत आंध्र प्रदेशों में जलवायु के अनुकूल न होने के कारण जनसंख्या का जो घनत्व है ये निम्न है। ठीक है, तो ये 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। 15 नंबर प्रश्न है शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। उत्तर है देखिए सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम सेमी से कम वर्षा वाले इलाकों में शुष्क कृषि, देखिए शुष्क भूमि तथा इसके अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में आर्द्र भूमि अथवा वर्षा पोषित यानी वर्षाधीन कृषि की जाती है। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर आप देख सकते हो। ठीक है, विभेद भी पूछा जा सकता है, तो आपको मैंने काफी बार बताया ये कि वो अंतर ही होता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। उत्तर है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत देखिए समाप्य संसाधनों पर आधारित है। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों में बायोगैस, जैव पदार्थ और सौर ऊर्जा, जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सौर फोटो वोल्टाइक ऊर्जा और औद्योगिक कूड़ा करकट आदि जो है प्रमुख होते हैं। तो सौर ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत के बारे में भी आप देख सकते हो। और देखिए काफ़ी बार क्या होता है ना स्टूडेंट की आवाज़ मेरी चेंज हो जाती है, आपको पता होगा ना, तो काफ़ी लोग जो है इसको चेंज करना नहीं जानते हैं। तो सेटिंग्स में जाओगे भैया, वहाँ पर आईडी वाला सेक्शन दिखेगा, आईडी वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो है हिंदी कर लीजिएगा। काफ़ी बार क्या होता है इंग्लिश रहता है, तो काफ़ी बार मैडम बोलने लगती है, उसके बाद में सर बोलने लगते हैं, तो वहाँ पर होता है ना भैया, मतलब लड़की की आवाज़ चेंज हो जाती है, फिर यानी जो आदमी की आवाज़ आ जाती है, तो वहाँ पर होता है आप हिंदी में चेंज कर सकते हो। यूट्यूब ने अपना नया फीचर लागू किया भैया, ताकि किसी को भी अन्य लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम ना हो, सभी लैंग्वेज में आप देख सको वीडियो को। अब आ जाइए स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और आपका हर एक प्रश्न जो है 4 नंबर आपको देकर जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। भारत में जो जनसंख्या वितरण है इनके प्रभावित करने वाले कारक देखा जाए तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कारक के बारे में बता देता हूं।
देखिए उत्तर है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समुचित, देखिए विवेचना, यहाँ पर विवेचन लिखा है, विवेचना निम्नलिखित है। सबसे पहला जो है जलवायु, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताना है भैया आपको, क्योंकि 50 शब्दों में देना है और 4 नंबर जब आपको भूगोल में देगा तो थोड़ा अच्छे से लिखिए। जलवायु, देखिए जलवायु में क्या है, मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक है। इसीलिए हिमालय के पर्वतीय ठंडे भाग, राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर भारत के देखिए उष्णाई भाग कम आबाद है जलवायु में। दूसरा देखिए धरातल, अब धरातल में क्या है, देखिए विषम धरातल वाले पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में अल्प आबादी मिलती है, क्योंकि वहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी, परिवहन की कठिनाई तथा देखिए एकांतता होती है। क्या होती है, एकांतता होती है। तीसरा देखिए जल प्राप्ति, अब जल प्राप्ति में क्या है, देखिए मानव बचाव के लिए जल सबसे अधिक आवश्यक तत्व है। जल की आपूर्ति वर्षा, नदियों, जलाशयों आदि से होती है। वर्षा, नदियों, जलाशयों से क्या होती है, आदि से होती है। असम तथा हिमालय के ढालों के अपवाद सहित जनसंख्या का घनत्व क्रमश वर्षा की मात्रा के साथ घटता जाता है। चौथा इसमें पॉइंट है खनिज संसाधन, भौतिक कारकों के प्रतिकूल होने पर भी खनिजों के आकर्षण से किसी क्षेत्र में घनी जनसंख्या का जमाव हो जाता है। दामोदर घाटी, देखिए छोटा नागपुर के पठार, कोलार क्षेत्र आदि संपन्न क्षेत्रों में इसी कारण जनसंख्या का जमाव संभव हुआ, यानी जनसंख्या का जो जमाव है स्टूडेंट वो क्या हुआ, संभव हुआ। तो ये खनिज संसाधन के बारे में आप देख सकते हो। अब आ जाइए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ स्टूडेंट। देखिए प्राकृतिक, देखिए प्रकृति के मानवीकरण, यहाँ पर प्राकृतिक नहीं है, माफी चाहूंगा। देखिए प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना क्या है, इसके बारे में बताइए। 4 नंबर का ये प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए इसका जो उत्तर है डियर स्टूडेंट, समय समय के साथ, देखिए समय के साथ साथ मनुष्य अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगता है। तत्पश्चात वो अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ ही बेहतर तथा अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करता है। वो अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा मनुष्य संभावनाओं को जन्म देता है। मनुष्य जो संभावनाएं उनको क्या देता है, जन्म देता है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, देखिए विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारागाहें, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। तो जो प्रश्न पूछा गया था भैया 18 नंबर कि प्रकृति के मानवीकरण के बारे में बताइए, तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। समझ लीजिए, अपने शब्दों में भी कल के पेपर में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। जो 19 नंबर प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत चीन, उत्तर है भारत चीन इंडोनेशिया आदि विकासशील देशों में घनी आबादी के पोषण के लिए ये कृषि, जो कि देखिए घनी आबादी के पोषण के लिए कृषि प्रचलित है। सबसे पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब देखिए चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में क्या है, इस कृषि में प्रमुख फसल चावल है। यंत्रों की अपेक्षा, जो यंत्र होते हैं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व होता है। पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग उर्वरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। भारत बांग्लादेश, देखिए भारत बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी व मध्य चीन में ये कृषि बड़े स्तर पर की जाती है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। दूसरा देखिए क्या है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब चावल रहित जो है गहन निर्वाह कृषि क्या है, उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण एशिया के अनेक भागों में धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं हो पाता। इस कृषि की मुख्य फसल गेहूं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं यहाँ पर देखिए जौ एवं सोरपम बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी, यानी जो सिंध गंगा के मैदान पश्चिमी भाग में, देखिए भाग में गेहूं एवं दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखता से उगाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपके 19 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। क्या पूछा गया स्टूडेंट, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। 4 नंबर का ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए
प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर इस तरीके से है। प्राथमिक गतिविधियां पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में जो हम आप लोगों को द्वितीयक गतिविधियां बताएंगे। ठीक है, अंतर आपको बताना, विभेद भी आ सकता है, मैंने काफी बार बताया भी हुआ है। ठीक है, विभेद, अंतर, डिफरेंस, ये सब एक ही है। ठीक है, तो प्राथमिक गतिविधियों में देखिए कुछ स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहला है, ये गतिविधियां प्रकृति या पर्यावरण पर आधारित होती है, अर्थात इनके विकास में प्रकृति की सर्वोच्चता होती है। दूसरा पॉइंट है, आखेट, वस्तु संग्रह, खनन, कृषि, पशुपालन इन गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है। तीसरा है, ये गतिविधियां मुख्यतः विकसित देशों जैसे एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका में होती है। और चौथा पॉइंट है, ये गतिविधियां परंपरागत और आदिवासी आर्थिक एवं सामाजिक संरचना की प्रतीक हैं। अब द्वितीयक गतिविधियां के बारे में जान लेते हैं। देखिए, द्वितीयक गतिविधियां जो है, ये गतिविधियां प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त सामग्री को मानवीय कुशलताओं द्वारा संशोधन करने पर निर्भर हैं। चीनी सूती वस्त्र, लोहा इस्पात आदि उद्योग इन गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं। ये गतिविधियां विकसित यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान आदि में अधिक होती है। जापान आदि में क्या होती है? अधिक होती है। ये देखिए, ये गतिविधियां वैज्ञानिक, तकनीकी और आधुनिक संस्कृति एवं सामाजिक संरचना की प्रतीक है। तो ये 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, देख सकते हो अच्छे से, वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हो आराम से। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है, जल परिवहन के क्या लाभ है, इसके बारे में बताइए। उत्तर है, जल परिवहन सभी परिवहन साधनों में सर्वाधिक लाभदायक परिवहन साधन है। इसका महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर, यहाँ पर देखिए, मार्गों का जो निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। जल मार्गों के जो है विकास में केवल दोनों किनारे पर पतन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक होता है। पतन सुविधाएं क्या होती है? यानी बंदरगाह, जिस पर जहाजें रुक सकें। ठीक है, प्रदान करना आवश्यक होता है। जल परिवहन बहुत सस्ता होता है, क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। इस परिवहन की ऊर्जा लागत भी बहुत कम होती है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। देखिए, जो 22 नंबर प्रश्न पूछा गया स्टूडेंट, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इनका उल्लेख करना। 4 नंबर हमें इसमें दिया जाएगा। इसका मैं आप लोगों को जो है उत्तर दिखा देता हूं, और अभी मानचित्र के प्रश्न भी आएंगे, याद रखिएगा। देखिए, उत्तर इसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए अपने सुझाव दिए। सबसे पहला है, सभी लोग लाभान्वित हो, न कि केवल प्रभावशाली व्यक्ति। दूसरा देखिए, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास किया जाए, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। तीसरा है, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाया जाए। चौथा है, अंतर प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों को शोषित होने से बचाया जाए। और पांचवा है, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार कर श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए। और 6 नंबर पर देखिए, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखा जाए। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के 22 नंबर प्रश्न का उत्तर। टोटल 6 प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय का भूगोल में। ठीक है स्टूडेंट, अब देख लीजिए स्टूडेंट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की मैं बात करूं तो पेपर में केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और भूगोल में 6 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए जो पूछा गया है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अथवा करके प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं की विश्लेषण कीजिए। 2 में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार अभी कर लीजिए प्रश्न का उत्तर। 24 नंबर प्रश्न है, पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। अथवा करके जो प्रश्न पूछा गया है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं। तो टोटल 2, 4 आपके ये जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय के। केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा ही, बुक आपके पास होगा ही, तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, देखिए कॉपी के वीडियो में इन यानी जो प्रश्न है स्टूडेंट, ये जनांकीय संक्रमण वाला, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। आ जाइए जो है मानचित्र वाले में। देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है मैंने मानचित्र के वीडियो में अच्छे से इसको समझाया था अच्छे से स्टूडेंट, मानचित्र वाला वीडियो देख लीजिएगा। सबसे अधिक स्तरीय साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। दूसरा, इस प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। तीसरा, झारखंड राज्य का एक प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र कौन सा हो जाएगा? बोकारो हो जाएगा। और चौथा है, सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। पांचवा है, पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो असम हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए।
तो देखिए पहला है विश्व के दक्षिणी भाग में न्यूनतम जनसंख्या महाद्वीप, तो अंटार्कटिका। दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा, तो लंदन हो जाएगा। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो पीटर्सबर्ग हो जाएगा। चौथा है विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट मुझे कंफ्यूजन है, नॉर्वे हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, बताइएगा। उसके बाद में पांचवा है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। ताकि ब्राजील हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो इसको मानचित्र में दर्शाना मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।